लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ करके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या फिर उन्हें ऐड कर रहे थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, कहाँ से ये उठकर आई या फिर हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं, तो वो आज हम देखते हैं। जब भी हम कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लेट्स से मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ केमिस्ट्री में और मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई। अब मेरे पास कोई लेट्स से मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने मास जो कैलकुलेट किया वो आया मेरा 9.4 ग्राम। और ऐसे ही मेरे किसी फ्रेंड ने मास कैलकुलेट किया किसी और चीज़ का यूज़ करके, तो उसका मास आया 9.421 कुछ ऐसे ग्राम। तो अगर अब मैं इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखूं तो मेरे जो फ्रेंड का जो मास निकल कर आया है वो मेरे मास से थोड़ा सा ज़्यादा आया है। तो यानी कि हमने दोनों ने सेम ऑब्जेक्ट का मास निकाला, सेम हमने कैलकुलेशन करी, लेकिन जो मास है मेरे दोस्त का वो जो है ज़्यादा निकल कर आया है मेरे मास से। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है हमारी वैल्यूज़ में जो हमने निकाली है। इन्हीं अनसर्टेनिटीज़ को दूर करने के लिए या फिर ये चीज़ें हम ये सोच कर चलते हैं कि ये चीज़ें आती हैं जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन चीज़ों को डिनोट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो कम से कम आए और हम उन्हें राउंड ऑफ कर उन्हें थोड़ा बहुत एलिमिनेट भी कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि मैं कोई मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर मैं किसी और भी एक्सपेरिमेंट में देखता हूँ तो वहाँ पर हम +1 या -1 लेकर चलते हैं ये सोचकर कि कुछ ना कुछ गलती वहाँ पर आएगी। The uncertainty in the experimental or the calculated value is indicated by significant figures. ओके, मेरी ये बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन होती है। लेट्स से कि अब मेरा कोई रिजल्ट निकल कर आता है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरा रिजल्ट निकल कर आया 11.2 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर ये जो 11 है और ये जो 2 है, तो जो 11 है ये डिनोट कर रहा है सर्टेन वैल्यूज़ को और ये जो 2 है ये डिनोट कर रहा है अनसर्टेन वैल्यूज़ को। ओके, हम बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है उस पे हम सोच कर चलते हैं कि लास्ट डेट में हमें +1 या -1 करना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ गलती किसी से भी हो सकती है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड वाली बात है कि +1 -1 हम इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि किसी ना किसी से गलती हो सकती है, या तो वो गलती ह्यूमन एरर से हो सकती है या फिर वो मशीन से हो सकती है या फिर जिस इक्विपमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं उससे भी मिस्टेक हो सकती है। कुछ रूल्स होते हैं डिटरमाइन करने के सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो अब हम उन रूल्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी भाषा में। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम मूव करते हैं रूल्स पर, देखते हैं किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं। जो सबसे पहला रूल है हमारे पास कि देर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें जो फर्स्ट रूल आता है वो आता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 367 सेंटीमीटर। मैंने कोई लेंथ मेजर करी और मेरे पास वैल्यू आई 367 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, यानी कि 367 ये तीनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर डिनोट करेंगी। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, इसी तरीके से अगर लेट से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास 0.89 ml है। तो डेसिमल के राइट साइड में मेरे पास जितने नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स, उनको मैं डिनोट करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स से। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 8 और 9। तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है मेरा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है मेरा जीरोस प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड सच जीरोस इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है एक 0.09। तो अब अगर मैं इस नंबर को देखूं तो लिखा है जीरोस प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर 9। तो इसके पीछे जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी, यानी कि ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, ये नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। यानी कि ये दोनों चीज हो गई नॉन सिग्निफिकेंट। और ये नंबर 9 डिनोट कर रहा है अपना एक सिग्निफिकेंट फिगर को। यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ
वो है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया 0.00 कुछ भी ले सकते हैं, 96 ले लो। सो अब इस वाले केस में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास नॉन जीरो डेट्स तो ये हो गई, और उनसे पहले मेरे पास ये 3 जीरो डेट्स हैं, तो ये तो हो गई मेरे पास नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज, नॉन सिग्निफिकेंट। और वहीं पर ये 9 और 6 मेरे पास हो गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यानी कि अगर मेरे पास नंबर है 0.0096 तो वहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई नंबर है 0.09 तो वहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, हम बाकी रूल्स भी अभी पढ़ेंगे। सो होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड रूल। सो थर्ड रूल हमारा ये कहता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो लेट्स से मैं यहाँ पर अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको समझने के लिए, थर्ड को। लेट्स से मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 4 सो मैंने लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 4.009। सो अब अगर मुझे इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं अगर इस रूल से देखूं तो लिखा है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं मेरे पास और उनके बीच में कोई जीरोस आ जाती हैं तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यानी कि इस वाली अगर मैं नंबर में देखूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएंगी 4। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसी तरीके से अगर मेरे पास लेट से कोई नंबर है 2.086, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 4, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर और फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती हैं 4। ओके, आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फोर्थ पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे तो बेसिकली आप, वैसे भी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और यूट्यूब की रिकॉर्डेड वीडियो भी शायद मिल जाती होंगी आपको। तो वैसे तो ज़रूरत है नहीं नोट डाउन करने की, आप सिंपल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसे आराम से समझ सकते हैं। बेसिकली ये जितने पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रहे हैं इसलिए ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सकें। वैसे फैसिलिटी जब हम पढ़ते थे तब नहीं थी, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते थे टीचर्स के। लेकिन अब तो सब कुछ मिल जाता है, तो रिवीजन भी आराम से हो जाता है, रिवीजन भी इजीली पॉसिबल है। तो आप जितनी बार भी चाहें वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पे। सो मैं फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा था यहाँ पे। तो फोर्थ पॉइंट मुझे कहता है कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। सो लेट्स से कि मेरे पास, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फोर्थ पॉइंट को। मैंने एग्जांपल ले लिया 0.400 का। अब लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है, तो ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई जीरोस हैं किसी नॉन जीरो नंबर के राइट में तो वो सब सिग्निफिकेंट कहलाती हैं। तो यानी कि जैसे मेरे पास ये कोई नॉन जीरो नंबर है 4 और इसके बराबर में दो मेरे पास ऐसी जीरोस हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, उन्हें सिग्निफिकेंट ही बोलूँगा। सो मेरे पास ये जो एग्जांपल है इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं 3। एक तो ये 2 जीरो हो गए और एक हो जाता है 4। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये जीरो क्यों नहीं लिया सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये पॉइंट हमने शुरुआत में देख लिया था कि अगर मेरे पास जो है जीरो इस तरीके से आएगा सेकंड पॉइंट में तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। सो मैं पॉइंट नंबर 5th पर आ चुका हूँ। या फिर अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे, चलो समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 100 और मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 100 में कितने हैं। सो मैंने जैसे पढ़ा कि प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर नॉन जीरो होंगे बस मैं उन्हें ही सिग्निफिकेंट फिगर मानूंगा। लेकिन अगर मेरे पास इस तरीके से इस नंबर में कोई नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बाद अगर जीरो आ रहे हैं तो उन्हें मैं नॉन सिग्निफिकेंट ही मानूंगा सॉरी। तो यहाँ पर ये दो जीरोज हैं, इनको मैं लिखूंगा नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट, ये आपको दिख तो नहीं रहा होगा, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये जो 1 है ये तो है सिग्निफिकेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो वैसे आप अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट और ये जो 2 जीरो हो गए ये हो गए नॉन सिग्निफिकेंट। सो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो 100 में मेरे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से मेरे पास 1000 में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है।
लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 100.0 की, 100.0 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों हो गए? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं अगर वो नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में है। तो नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 1 है और उसके राइट साइड में 3 जीरोज हैं और एक जीरो तो उनमें ऐसा भी है जो कि डेसिमल के बाद है, तो इसलिए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इन चीज़ों को बेटर वे में समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 100 था तो उसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ 1 × 10⁻²। तो यहाँ पे अगर मैं इस 1 को कंसिडर करूँ तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से मैं अगर 100.0 की बात कर रहा था तो मैं उसे लिख सकता हूँ 1.0 × 10⁻²। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं 100 पॉइंट की बात करता हूँ, सिंपल अगर ऐसे कोई मैं 100 पॉइंट लिख देता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ और वो हो जाएगा 1.00 × 10⁻²। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो ये बात आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। सो यहाँ पर ये पॉइंट भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है that when numbers are written in scientific notation, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, so the numbers in digit between 1 and 10 gives the number of significant figures. So यहाँ पर हम जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 वो भी देख लेते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास 6 बॉल्स हैं, है ना, और एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 20 कुछ भी हैं, बैडमिंटन हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ अपने साथ। सो जब भी मैं अपने साथ ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हम इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं, यानी कि इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इनफाइनाइट। इसी तरीके से इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग दी ऑब्जेक्ट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। वैसे आप लोगों को ये समझ में तो आ रहा है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स? ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सो अभी मैं बात कर रहा था कि मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे पास उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। सो अगर मेरे पास कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएँ या फिर प्रिसाइज आएँ। तो अब ये प्रिसाइज और एक्यूरेट ये है क्या? तो लेट्स से कि अगर मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट है ए, मैं इसे और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट है ए और मेरे पास एक स्टूडेंट है बी, और इसी तरीके से एक मेरे पास एक स्टूडेंट है सी। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनके मेजरमेंट्स को एक ऑब्जर्वेशन टेबल पर लिखता हूँ और तब हम देखते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये सब होते क्या है। सो लेट्स से उन्होंने दो रीडिंग्स परफॉर्म करी 1 और 2, जिसमें स्टूडेंट्स 1 एक रिजल्ट्स आए 1.95 ग्राम, कुछ लेट्स से वो वेट मेजर कर रहे थे, एक रिजल्ट आया 1.3 ग्राम। सो स्टूडेंट ए के जो दो वैल्यूज आई वो आपस में बहुत नज़दीक हैं। सो अगर जब भी ऑब्जर्वेशंस करते वक्त मेरे पास जो दो वैल्यूज हैं वो बहुत नज़दीक आती हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि वो दो वैल्यूज क्या हैं, प्रिसाइज हैं। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट बी के ऑब्जर्वेशन देखूं तो स्टूडेंट बी का एक लेट से मास आया 1.94 ग्राम और एक मास आया लेट से मेरे पास 2.05 ग्राम, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्यूरेट मास आना चाहिए था 2 ग्राम्स। सो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट बी है इसके दोनों मासेज में से कोई सा भी मास 2 ग्राम के बिल्कुल आसपास ही नहीं है। सो इसलिए ना तो इसकी जो वैल्यूज आई हैं ना तो वो प्रिसाइज है ना ही वो एक्यूरेट है। तो लेट्स से अब हम स्टूडेंट सी को भी देख लेते हैं, इसके कितने ऑब्जर्वेशंस कितने प्रकार से आई। सो लेट्स से इसका एक मास आया 2.01 ग्राम और एक मास आया इसका 1.99 ग्राम। सो अगर अब मैं देखूं तो इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो 2 ग्राम के पास भी हैं, और अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा इन दोनों वैल्यूज़ का सो वो भी मेरे पास आ जाएगा 2 ग्राम्स। सो मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट सी है उसकी वैल्यूज एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। सो बेसिकली प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज रेफर्स टू दी क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी की वैल्यूज कितनी आपस में नज़दीक आई हैं।
और एक्यूरेसी होती है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू की एवरेज होती है, कि उसका एवरेज किसी ट्रू वैल्यू के कितना पास आया है। जैसे एक्यूरेट वैल्यू थी मेरी 2 ग्राम और स्टूडेंट सी का एवरेज भी 2 ग्राम आया है, यानी कि वो क्या है, एक्यूरेट है। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट बी का भी अगर वो कैलकुलेट करूंगा एवरेज, तो वो आ जाएगा 1.995 ग्राम। सो ये एवरेज भी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट ए का एवरेज कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एवरेज, सो ये आ जाएगा मेरा 1.94 ग्राम। सो ये भी एक्यूरेट नहीं है, बट स्टूडेंट ए प्रिसाइज था क्योंकि उसके दोनों ऑब्जर्वेशंस आपस में बहुत नज़दीक हैं। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी भाषा में। सो अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखा कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेता हूँ। सो लेट से मुझे निकाल करना है एडिशन, और मेरे पास लेट से कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है। एक सिग्निफिकेंट फिगर है 12.11, एक सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास 18.0, एक नंबर है मेरे पास 1.012, एक है नंबर मेरे पास 31.122। सो लेट से मुझे इन चार नंबर्स का एडिशन करना है, और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर को माइंड में रखते हुए। सो मैं किस तरीके से करूँगा। सो बेसिकली मैं एडिशन करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर है वो है 18.0, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। सो जो रिजल्ट आना चाहिए वो बिल्कुल इसके जैसा आना चाहिए कि मेरे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों रिजल्ट में भी। यानी कि अगर मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, उन 4 डिजिट्स में से जिसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में भी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका सम कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा 31.1। मैंने क्या किया, बेसिकली जो बड़ा सा नंबर आया था उसको राउंड ऑफ कर दिया, 31.1 लिख दिया। ओके, तो 31.1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए, और वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पास इन चारों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थी, इसलिए वही सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं रिजल्ट में भी ऑब्टेन करूंगा। इसी तरीके से अगर बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम होता है कि हम अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि किस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है दोनों में से। सो अगर लेट से मैं ए नंबर को माइनस कर रहा हूँ बी से, और मेरे पास बी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ए से कम है, तो मेरे पास जो और आंसर आएगा सी, लेट से सी मेरे पास आंसर आया, तो जो सी की सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए मेरी बी की सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सो ये रूल हम अप्लाई करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अभी हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन देखा। नाउ वी विल सी हाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेडिंग मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सब डिवीजन। दोनों में सेम रूल फॉलो होता है, देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। सो लेट से मेरे पास दो नंबर्स थे, एक नंबर है मेरे पास 2.5 और एक नंबर है मेरे पास 1.25। सो अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 2.5 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन दोनों नंबर्स में से। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, और 1.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। सो मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, वैसे तो मेरे पास आंसर आएगा 3.125, लेकिन मैं उसे किस तरीके से लिखूंगा, मैं उसे लिखूंगा 3.1, क्योंकि 3.125 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, यानी कि ये दो। तो इसलिए यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए मैं ये लिख लेता हूँ। यही प्रोसेस मैं डिवीजन में भी फॉलो करूंगा और मेरे पास एक आंसर इसी तरीके से आएगा। ओके, सो अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे मेरे पास नंबर था 3.125, मैंने क्या किया, इसको 3.1 लिख दिया। सो ये किस तरीके से लिखा, सो ये बेसिकली राउंडिंग ऑफ होती है, मैं राउंड ऑफ करके लिखता हूँ नंबर को। तो अभी हम वो भी देखते हैं कि राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या रूल्स को अप्लाई करते हैं। सो पहले ये आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं उसे। सो होप सो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि राउंड ऑफ फिगर करने के लिए हम किस तरीके से रूल्स फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब देखने वाला हूँ कि राउंड ऑफ करने के लिए मैं कौन कौन से रूल्स को अप्लाई कर रहा हूँ।
सो बेसिकली मेरे पास जो फर्स्ट रूल आता है, फर्स्ट रूल है मेरे पास, इफ द राइट मोड डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। सो हम इसको बढ़िया तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं राउंड ऑफ वाले चीज में। तो आपको राउंड ऑफ करने के लिए फिर कभी कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा या फिर कोई और लेक्चर नहीं अटेंड करना पड़ेगा। सो मैंने एक बिल्कुल न्यू क्लीन शीट ले लिया है यहाँ पे। सो बेसिकली लेट से मैं एक नंबर ले लेता हूँ जिसका मुझे राउंड ऑफ करना है। वो नंबर है मेरे पास 1.3 और लेट से 86। मुझे अब इस नंबर का राउंड ऑफ करना है। सो राउंड ऑफ करने के लिए मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरे पास जो लास्ट वाली डिजिट है वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है मेरे पास वो लास्ट डिजिट, तो तब मैं क्या करता हूँ उस केस में मैं +1 करके इस वाली डिजिट में लिख देता हूँ। तो यानी कि इसका अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 1.3 तो ऐसे ही रहेगा, 6 यहाँ से मैंने रिमूव कर ही दिया है और वो प्लस हो जाएगा 8 में, तो ये हो जाएगा 1.39। ये केस तब है जब मेरे पास लास्ट डिजिट 5 से बड़ी। अब अगर सेकंड केस में यहाँ पर ले लेता हूँ, सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी लास्ट वाली डिजिट्स है वो 5 से छोटी है। एग्जाम्पल के लिए लेट से मेरे पास एक नंबर है 4.334। अब इसमें लास्ट वाली जो डिजिट्स है, लास्ट वाली जो डिजिट है, लास्ट डिजिट ये छोटी है 5 से, है ना। तो अगर ये 5 से छोटी है तो उस केस में क्या करूंगा मैं, तो मैं इस केस में लास्ट डिजिट को इजीली ऐसे ही यहाँ से हटा दूंगा। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4.33। ओके। सो अब मैंने बात करी कि अगर मेरे पास जो लास्ट डिजिट है वो बड़ी हो 5 से या छोटी हो 5 से। अब एक तीसरा केस भी ले लेते हैं। तो तीसरे केस में क्या हो रहा है कि जो अपनी लास्ट डिजिट है वो 5 ही है। सो अभी हमने देखा यहाँ पर, आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लो। मैं यहाँ पर इसने कोई तीसरा नंबर सोच करके लिख देता हूँ जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो। लेट्स से एग्जांपल के लिए है 6.35। अब मुझे इसका करना है राउंड ऑफ, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो इक्वल टू है 5 की। तो अब मैं देखता हूँ मैं इसका किस तरीके से राउंड ऑफ करूँगा। तो मेरे पास डिजिट थी एक ये, एक डिजिट ये थी, एक डिजिट थी ये। मैं इसका राउंड ऑफ करता हूँ। सो अगर मैं इस लास्ट डिजिट का, अगर मेरे पास 5 है मुझे इसका राउंड ऑफ करना होता है तो इसके लिए एक रूल होता है। इसके लिए ये रूल है कि मैं इससे पीछे वाली डिजिट को देखता हूँ। इससे पीछे वाली डिजिट है मेरे पास 3। तो अगर 3 है मेरे पास इवन नंबर, तब तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास इवन नंबर है लास्ट वाली डिजिट, तब मैं उस केस में उस डिजिट को इस तरीके से ऐसे ही रिमूव कर देता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास जो लास्ट डिजिट है उससे पीछे वाली जो डिजिट है यहाँ पर जैसे 3 है वो आ जाती है मेरे पास ऑड, तब उस केस में क्या करता हूँ मैं, उस केस में उसे +1 करके लिख देता हूँ। जैसे कि अभी इस वाले केस में जो 3 है वो है एक ऑड नंबर। So 3 is a odd number in this case. So what we will do, we will just increase it by 1. So this will become 6.4 because we have removed 5 from here and we have increased +1. But when the last digit, let's say we will take another example. So इस example में मेरे पास 6.25 है let's say। अब मेरे पास इस केस में भी जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो है 5, लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट से जो पहले वाली डिजिट है वो है मेरे पास 2। तो अब देखता हूँ मैं उसके लिए क्या करना है। तो 2 क्या है मेरे पास, एक इवन नंबर है। तो अभी हमने देखा इवन नंबर के हम केस में क्या कर रहे थे, इस इजीली उसे बिना किसी +1 के रिमूव कर दे रहे थे। तो अगर मैं इसका राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो वो आ जाएगा 6.2। तो इस तरीके से मैं राउंड ऑफ करता हूँ डिजिट्स का। जब लास्ट डिजिट 5 हो तो मैं उसमें डिवाइड करता हूँ दो केसेस। पहला केस कि अगर वो ऑड नंबर हो, दूसरा केस वो इवन नंबर हो। ओके। तो इसको भी आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर सकते हैं। सो होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। सो मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मीटिंग एंड करता हूँ। आप जो है मीटिंग रीजॉइन कर लीजिएगा। ओके। सो अभी हम मीटिंग एंड करते हैं, फिर हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिट्स के कन्वर्जन में बहुत जगह यूज होता है। सो ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होगा क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट्स बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करनी पड़ती हैं।